नमस्ते बच्चों, मैं हूं अंकित, आपका सोशल साइंस टीचर मिठा गुरु से। और आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है ये। और चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे डेवलपमेंट के क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, डेवलपमेंट के क्या क्या इंडिकेटर्स हैं और मेथड्स ऑफ मेजरिंग डेवलपमेंट, कैसे मापा जाए डेवलपमेंट को। तो सबसे पहले छोटे मोटे कॉन्सेप्ट ले लिए जाए, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, क्वालिटी देख रहे हैं, क्वांटिटी देख रहे हैं। क्वांटिटी में अगर बढ़ोतरी होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास जो है यह क्या है, क्वालिटी में अगर बढ़ोतरी हुई तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ लिख रखा है, देखिए, इंक्रीज इन ए कंट्रीज आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टिपिकली मेजर्ड बाय जीडीपी ग्रोथ। तो जीडीपी में जब बदलाव हुआ तो हम उसे क्या कह देंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ। और जब इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हुआ तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, बेटर हेल्थ केयर देकर। दूसरी चीज, बेटर एजुकेशन देकर। तीसरी चीज, इंक्रीज इन इनकम कर देंगे तो बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। तो अगर ये सारी चीजें हमने कर दी तो क्या हुआ, क्वालिटी में बढ़ोतरी हुई, लिविंग क्वालिटी में बढ़ोतरी हुई, और क्या हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। तो यही चीजें लिखी गई हैं। फोकस क्या है, देखिए, क्वांटिटी पर फोकस है इसका, और इसका क्वालिटी पर फोकस है। लेकिन किस चीज की क्वांटिटी पर, तो गुड्स एंड सर्विसेज, यानी सीधी सी बात है, हम लोग कहेंगे करेंसी में इंक्रीज। अब करेंसी में रुपए भी आते हैं और डॉलर भी आते हैं, और हम लोग जीडीपी अपना रुपया या डॉलर में नापते हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो हम लोग रुपया या जीडीपी में नापते हैं। और इन्हीं चीज़ों की बढ़ोतरी के कारण, करेंसी में इंक्रीज के कारण जो क्वालिटी में बदलाव आते हैं, अगर आपकी सैलरी बढ़ गई तो सीधी सी बात है कि क्या करेंगे, आप ज़्यादा खर्च करेंगे अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनाने की कोशिश में। तो ये क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यही क्वालिटी में इंक्रीज हुआ, क्वालिटी अच्छी हुई, किसकी, जिंदगी की। मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो सीधी सी बात है, पहली चीज है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें देखेंगे ग्रोथ। दूसरी चीज है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तीसरी चीज है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और चौथा है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बढ़ रहा है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हो गया एचडीआई, जीडीआई, जीईएम, जीडीआई जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, जीईएम जेंडर एम्पावरमेंट इंडेक्स, टीएआई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडेक्स। ये सारी चीज़ें हैं। शॉर्ट टर्म एंड एम्फेसाइज, ये क्या है, टाइम फ्रेम देखिए, शॉर्ट टर्म है और इमीडिएट इकोनॉमिक गेन्स को नापने की कोशिश करता है, जबकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं लॉन्ग टर्म है और सस्टेन्ड इम्प्रूवमेंट की कोशिश को देखने की कोशिश कर रहा है। यानी एजुकेशन लेवल हम लोग बढ़ा रहे हैं अपने देश का, तो लॉन्ग टर्म लगेगा ही, पूरे देश के लेवल पे है। तो एजुकेशन लेवल अगर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो ज़्यादा समय लगेगा। अगर हम लोग हेल्थ केयर सारे लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं तो ज़्यादा समय लगेगा। ये सारी चीज़ें हैं। और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग देखते हैं कि ये इनइक्वालिटी को एड्रेस नहीं करता। अमीर और गरीब के बीच की जो इनइक्वालिटी है उसे ये एड्रेस नहीं करता, जबकि यहाँ पर कोशिश की जाती है अमीर और गरीब के बीच की जो दूरी है उसे कम करने की, है ना। अमीर और गरीब की दूरी जो है यहाँ पे कम करने की कोशिश की जाती है, यहाँ पे नहीं की जाती। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हम करने की कोशिश करते हैं तो पहले देखते हैं कि गरीबों को कुछ प्रदान किया जाए, गरीबों को पहले कुछ प्रोविजन दिए जाए, जैसे एजुकेशन हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ है जैसे हेल्थ केयर, और उसके बाद फिर कंट्री एग्जाम्पल है यहाँ पर, कंट्री एक्सपीरियंसेस अ 5% इंक्रीज इन जीडीपी। और यहाँ पर एग्जाम्पल है, अ नेशन इन्वेस्ट इन एजुकेशन हेल्थ केयर लीडिंग टू इम्प्रूव लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट्स। तो एक बार सारी चीज़ों को मिटाएंगे
और छोटा सा एग्जांपल लेंगे कि मान लीजिए इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रहा है कि मैं फिर से ईजी लिख रहा हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्कूल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्कूल्स, ये है इकोनॉमिक ग्रोथ की स्कूल के नंबर में इंक्रीज हो गया, यानी ज़्यादा स्कूल बने भारत में। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्कूल्स। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ ये देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा ये देखिए, एक मिनट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा ये देखिए कि इंक्रीज इन द स्कूल्स वर बिल्ट इन रूरल एरियाज, जहां पर ज़्यादा ज़रूरत है वहां पर बनाए गए। रूरल एरियाज में जहां पर बच्चों को एजुकेशन की एक्सेस नहीं होती वहां पर बनाए गए ज़्यादा स्कूल्स। तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। क्या कर रहे हैं हम लोग, एजुकेशन दे रहे हैं अपने बच्चों को, तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जब हमने स्कूल के नंबर बढ़ाए सिर्फ, तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सारी चीज़ें थी। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे जानने की कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में यही पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बेटरमेंट ऑफ लाइफ क्वालिटी। क्वालिटी में इंक्रीज हुआ है, क्या चीज़ की, लाइफ की। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगा, अच्छा होगा, आप बेटर होते जाएंगे, तो इसे क्या कहेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द ओवरऑल हेल्थ, वेल बीइंग एंड एकेडमिक लेवल ऑफ अ नेशंस पॉपुलेशन। ये क्या कर रहे हैं, ओवरऑल हेल्थ केयर अच्छे देने की कोशिश कर रहे हैं, वेल बीइंग यानी इनकम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एजुकेशन लेवल ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जब सारी चीज़ें नेशन के लेवल पे कर रहे हैं तो हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। और इसीलिए इसका टाइम फ्रेम ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका टाइम फ्रेम ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें देने में लोगों को काफ़ी समय लग जाती है। पहले के ज़माने की ज़रूरत क्या थी, पहले की ज़माने की ज़रूरत थी रोटी, कपड़ा और मकान। ये सारी चीज़ें ज़रूरत थी पहले के लोगों को। आजकल के लोगों को क्या है, रोटी कपड़ा मकान के साथ पढ़ाई भी चाहिए, दवाई भी चाहिए और बैंडविथ भी चाहिए। बैंडविथ यानी इंटरनेट। तो ये सारी चीज़ें आजकल के लोगों को चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान नहीं चाहिए, क्या क्या चाहिए, पढ़ाई दवाई और बैंडविथ भी चाहिए। और ये हम पहुंचा कर रहेंगे और इसी से भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकेगा। तो ये सारी चीज़ें करने की कोशिश भारत में की जा रही है कि गरीब से गरीब लोगों को रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई और बैंडविथ सारी चीज़ें दिए जा सके। तो ये क्या इनकम पास करता है, देखिए, एडवांसमेंट इन प्रोडक्शन वॉल्यूम रिजल्टिंग इन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो आपने प्रिंट कल्चर पढ़ा होगा हिस्ट्री में शायद, और उसमें आप जानते हैं कि पहले हाथों से प्रिंट किए जाते थे या फिर वुडन ब्लॉक से प्रिंट किए जाते थे किताब। बाद में जोहानस गुटेनबर्ग ने क्या बनाया, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। 1430s में। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस कब बना, 1430s में। और उसके बाद इन्होंने प्रिंटिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया और स्पीड बढ़ा दी प्रिंटिंग की। उसी तरह से हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में देखते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में देखते हैं कि स्पिनिंग जेनी और कॉटन जिन के आविष्कार से क्या होता है कि प्रोडक्शन में इंक्रीज हो जाता है। तो देखते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल में एडवांसमेंट होती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, तो प्रोडक्शन इंक्रीज करता है किसी भी चीज़ का, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक भाग है। उसके बाद फिर बेसिकली इंप्रूवमेंट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री इंडिकेट्स दैट इट इज़ इकोनॉमिकली डेवलपिंग। यही चीज़ है जो यहाँ बताने की कोशिश की है मैंने। आगे बढ़ते हैं, कैसे नापेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, मेजर कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेफिनेशन क्या है, HDI इज अ समरी मेजर ऑफ एवरेज अचीवमेंट इन की डिमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ में यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम लोग देखते हैं,
क्या देखते हैं हम लोग? लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम लोग देखते हैं। उसके बाद है नॉलेज। इसमें हम लोग देखते हैं मीन ईयर्स ऑफ एजुकेशन। किसका? जो भी लोग 25 साल से ज्यादा की उम्र के हैं उनका मीन ईयर्स ऑफ एजुकेशन। और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है यहाँ पर, यह है इनकम, पर कैपिटा इनकम, या फिर कह इनकम, पर कैपिटा इनकम। इन सभी चीज़ों को देखकर हम लोग क्या निकालते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं। ये एक नंबर होता है 0 से 1 के बीच में, इसे मेजर किया जाता है। और अगर आपके नंबर 8 के आसपास है, 0.8 के आसपास है, सॉरी 8 नहीं, 0.8 के आसपास है, तो आप डेवलप्ड कंट्री है। उससे नीचे हैं तो आप डेवलपिंग कंट्री है। सीधी सी बात है। तो 3 डायमेंशन ऑफ HDI, हेल्थ डायमेंशन, असेस्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ के समय कितनी है। दूसरी चीज एजुकेशन डायमेंशन है कि मेजर्ड बाय मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर एडल्ट्स एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन। तो 25 साल के जब तक आप नहीं हो जाते तब तक ये मेजर किया जाता है कि आप कितने साल पढ़े हैं। उसके बाद है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशन, मेजर्ड बाय ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, GNP पर कैपिटा। ग्रॉस क्या करते हैं इसमें? देखिए, इसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि भारत की जो GDP है उसे डिवाइड कर देते हैं भारत की पॉपुलेशन से और निकालते हैं पर कैपिटा इनकम, और ये हम लोग पता लगाते हैं कि हर इंसान का इनकम कितना है। इनकम मेजर यही चीज़ है। इसी तरह से इसे मापते हैं। और एक बार सारे मिटाई जाए और इसके बारे में थोड़ा और बात किया जाए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP के द्वारा चलाया जाता है। इसका काम क्या है? इससे हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कंट्रीज की कि डेवलपमेंट कितना हुआ है। दूसरी चीज़ है कि कौन सी कंट्रीज को ज़रूरत है ज़्यादा डेवलपमेंट की, वो भी मापते हैं। तो कंट्रीज दैट नीड हेल्प, ये भी पता चलता है इससे। और इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ह्यूमन डेवलपमेंट का आइडिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आइडिया किसके द्वारा दिया गया था? तो भारतीय वैज्ञानिक अमर्त्य सेन, वैज्ञानिक नहीं कहूंगा, अर्थशास्त्री कहूंगा, इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, और पाकिस्तानी मूल के अर्थशास्त्री महबूब उल हक। इन लोगों ने इसकी अवधारणा दी थी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अवधारणा इन लोगों ने दी थी। और उसके बाद इनके पेपर्स को पढ़ के UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ये फैसला किया कि कंट्रीज का कंपैरिजन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर ही किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर और थोड़ा सा। तो क्या क्या इसके डायमेंशन है? देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन इंडेक्स, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और GNI पर कैपिटा, PPP। PPP का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है? सीधे शब्दों में अगर समझने की कोशिश की जाए तो देखिए, अगर आप USA जाते हैं, अमेरिका अगर आप जाते हैं, तो हो सकता है आपको 2 समोसे खाने के $2 देने पड़े। $2 भारत में होते हैं 164 रुपये। ठीक है, भारत में आपको कितना देना पड़ रहा है 2 समोसे खाने का? हमारे यहाँ 15 रुपये देने पड़ रहे हैं। हम रांची में रहते हैं, हमें 15 रुपये देने पड़ते हैं। आप मुंबई में रह रहे होंगे तो आपको 50 रुपये देने पड़ रहे होंगे। चलिए, इससे ज़्यादा तो नहीं देने पड़ रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो ये है परचेजिंग पावर पैरिटी, कि हम 2 समोसे 50 रुपए में खा सकते हैं खरीद कर। जबकि अगर आप अमेरिका जाते हैं तो देखते हैं कि उनके रुपए, उनकी करेंसी से, उनके मुद्रा से 164 रुपये देने पड़ रहे हैं उन्हीं 2 समोसे के। ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है, इसे ही कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो रुपए हैं, भारतीय रुपए जो है, वो ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले। हम क्या कर रहे हैं? 2 समोसे खरीद रहे हैं, हम 2 समोसे खरीद रहे हैं 15 से 50 रुपए के बीच में। अमेरिकी
2 समोसे खरीद रहे हैं $2 में, यानी 164 रुपये में। ये है परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी डॉलर की खरीदने की क्षमता जो है, परचेजिंग पावर जो है, रुपया से कम है। यही है परचेजिंग पावर पैरिटी। तो ये चीज़ें देखी जाती है। जीएनआई पर कैपिटा का मतलब है, इधर समझाता हूँ मैं। जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा का मतलब है कि आपकी जो भी नेशनल इनकम, उसे आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो पता चलता है कि एक इंसान कितने रुपए कमा रहा है या फिर कितने डॉलर कमा रहा है, और यही क्या है, जीएनआई पर कैपिटा है। लेकिन इसे हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी में नापते हैं, वो भी डॉलर में। तो भारत की जीडीपी कितनी है? अभी भारत की जीडीपी है लगभग $4 ट्रिलियन। अगर पीपीपी में देखा जाए, ये है नॉमिनल जीडीपी, ये है भारत की नॉमिनल जीडीपी। अगर पीपीपी में देखा जाए, परचेजिंग पावर पैरिटी में देखा जाए, तो ये घुमा फिराकर लगभग 12 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएगी, $12 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएगी। और इसके बाद इसे पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो जीएनआई पर कैपिटा पीपीपी हमें मिल जाएगा। ये है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गोल क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। तो इनकम एंड मटेरियल एक्सपेक्ट क्या है? पीपल डिजायर्ड इंक्रीज इनकम एंड एबिलिटी टू परचेज मटेरियल गुड्स दैट कंट्रीब्यूट टू देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपने पहले घर बनाया और उसके बाद फिर आपने चेयर खरीदे, क्योंकि आपकी इनकम उतनी ही थी कि आप चेयर खरीद सकते हैं, प्लास्टिक चेयर जिसे कहते हैं। और उसके बाद फिर कुछ दिन हुए, आपके सैलरी में इंक्रीज़ हुआ। सैलरी में जब इंक्रीज़ हुआ तो आपने चेयर हटाकर सोफ़ा खरीद लिया और सोफ़ा लगा दिया अपने घर में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप पहले चेयर पर बैठते थे, बाद में सोफ़ा पर बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर लग्जरी में आपकी ज़िंदगी क्या हुई, लग्जूरियस हो गई थोड़ी सी। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि लाइफ क्वालिटी में इंक्रीज़ हुआ, लाइफ क्वालिटी बढ़िया हुई। और इसीलिए ये एक तरह का डेवलपमेंट गोल है। ये मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट गोल है, इसे मटेरियल एस्पेक्ट कहते हैं। क्योंकि हमें क्या चाहिए, सामान चाहिए। सामान को क्या कहते हैं हम लोग, मटेरियल कहते हैं। इसीलिए ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच है। तो मनी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मीटिंग बेसिक नीड्स एंड एक्वायरिंग मटेरियल पोजेशंस। यहाँ पर इंक्रीज इन सैलरी ही आपको ये सारी चीज़ें दिलवा सकती है। अगर आपकी इनकम में इंक्रीज होगा तो ही आप मटेरियल चीज़ें खरीद सकेंगे, या तो नहीं खरीद सकेंगे। नॉन मटेरियल एस्पेक्ट क्या है, देखिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉन मटेरियल फैक्टर्स सच एज इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। इक्वल ट्रीटमेंट, अगर आपको इक्वल ट्रीटमेंट दी जाती है, जैसे औरतों और मर्दों को इक्वल ट्रीटमेंट दी जाती है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इक्वल ट्रीटमेंट से क्या मिलता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। कहाँ पर, जॉब्स में। इक्वल अपॉर्चुनिटी जब मिलेगा तो इनकम के साधन बढ़ेंगे। इनकम आएगी तो फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंक्रीज होगा। ठीक है। फ्रीडम भी कुछ उसी तरह की चीज़ है। सिक्योरिटी वो भी नॉन मटेरियल एस्पेक्ट में आ जाता है। और रिस्पेक्ट अगर देखा जाए तो ये भी क्या है, नॉन मटेरियल एस्पेक्ट है। ये आप किसी फर्म के लिए काम करते हैं, ठीक है, किसी के लिए आप काम करते हैं, अगर डेली बेसिस पे अगर आपकी इंसल्ट की जाए कि आपने ये काम ठीक से नहीं किया, वो काम ठीक से नहीं किया, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी ना। तो रिस्पेक्ट से प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है। अगर आपको डेली ह्यूमिलेट किया जाए, अगर आपको डेली इंसल्ट की जाए, तो आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। अगर आपको छोटे छोटे कामों पर ताने मारे जाए तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी तारीफ की जाए तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है। सिक्योरिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब वो नहीं कि बंदूक ताने कोई अंकल खड़े हैं आपके घर गेट के सामने। यहाँ पर सिक्योरिटी का मतलब है जॉब सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी। ये सारी चीज़ें अगर रहे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अगर आपको अपने जॉब के बारे में टेंशन नहीं लेने पड़ेंगे तो आपके सर पे बाल रहेंगे मेरे जैसे। तो ये सारी चीज़ें। और फ्रीडम, आप जहाँ जाए वहाँ जाकर जॉब कर सके। यहाँ पर फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि अंग्रेज हमारे ऊपर आकर राज कर रहे हैं। यहाँ पर फ्रीडम का मतलब है आप जहाँ चाहे वहाँ जाकर जॉब कर सके, जो चाहे उस तरह की जॉब कर सके, वो फ्रीडम है। अब यहाँ फ्रीडम का मतलब, फ्रीडम जो है बहुत वेग टर्म है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आप किसी को सड़क पर जाकर मारने लगे। तो ये इसीलिए भारत में लॉ बनाए गए हैं कि आप जाकर रोड पर किसी को मारने ना लगे, उसे आप अपना धंधा ना बना ले। ठीक है। These intangible aspects contribute significantly to overall well-being. ये सारी चीज़ें क्या करती है, ओवरऑल वेलबींग को बढ़ाती हैं। उसके बाद है डेवलपमेंट गोल। देखिए,
डेवलपमेंट इनकम्पासेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ गोल दैट एक्सटेंड बियॉन्ड फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कोई अमीर आदमी है, अगर रिच पर्सन है, तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है? हो सकता है कि बेटरमेंट इन बिजनेस, या फिर बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, चांसेस अगर ज़्यादा मिले बिजनेस करने के, रिच पर्सन के लिए ये एक डेवलपमेंट गोल हो सकता है। और अगर वहीं पुअर फार्मर रहे, इसे थोड़ा मैं मिटाता हूँ और एक बार दोबारा शुरू करते हैं ये डेवलपमेंट वाला भाग। अगर कोई रिच पर्सन है, अमीर इंसान है, तो उसके लिए क्या होगा? मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ये एक डेवलपमेंट गोल हो सकता है। अगर एक पुअर फार्मर है, मान लीजिए पुअर फार्मर है कोई, तो पुअर फार्मर के लिए बेटर सीड्स, चीप फर्टिलाइजर, इरिगेशन फैसिलिटीज, इन सारी चीज़ों में अगर इंक्रीज कर दिया जाए, इरिगेशन फैसिलिटीज दे दी जाए, चीप फर्टिलाइजर दे दिया जाए, बेटर सीड दे दिया जाए, तो पुअर फार्मर के लिए ये होगा डेवलपमेंट गोल। जबकि रिच पर्सन के लिए मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक तरह से डेवलपमेंट का गोल होगा। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं। रिच पर्सन को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज चाहिए, रिच पर्सन को डेवलपमेंट गोल होगा कि वो बढ़िया स्कूल में अपने बच्चों को भेज सके, रिच पर्सन के लिए डेवलपमेंट गोल होगा कि वो बढ़िया हेल्थ केयर अपना देख सके। जबकि पुअर फार्मर के लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? अच्छी फसल उग जाए, अच्छे से घर बना लिया जाए, ज़्यादा ज़मीन हो जाए उसके पास, ये सारी चीज़ें। तो इट इन्वॉल्व्स परसुइंग नॉट ओनली बेटर इनकम बट ऑल्सो अदर वाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकम कंपैरिजन कैसे किया जाता है, कंट्रीज़ को कंपेयर कैसे किया जाता है। तो इनकम कंपैरिजन के तौर पर 4 तरह की क्लासिफिकेशन की गई है, 4 कैटेगरीज में कंट्रीज़ को क्लासिफाई किया गया है। और ये कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है? देखिए, लोअर इनकम कंट्री है, मिड लोअर इनकम कंट्री है, हाई लोअर इनकम कंट्री है, सॉरी, मिड हाई इनकम कंट्री है, और हाई इनकम कंट्री। 4 तरह की कंट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले लोअर इनकम, उसके बाद फिर मिड लोअर, उसके बाद फिर मिड हाई, और लास्ट में है हाई इनकम कंट्रीज। तो ये 4 क्लासिफिकेशन है। और लोअर इनकम कंट्रीज के लोग साल भर में $1046 या उससे कम कमाते हैं। मिड लोअर के जो हैं वो लोग साल भर में 1046 से लेकर के 4096 के बीच में कमाते हैं। मिड हाई जो है यहाँ पर डॉलर हो जाता है 4096 से लेकर के 12696 तक। और हाई इनकम कंट्री में डॉलर जो है ये 12696 है। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन कंट्रीज के लोग साल भर में इतने डॉलर्स कमाते हैं। तो देखिए, हाई इनकम कंट्रीज जो है ये डेवलप्ड कंट्रीज है, मिड हाई और मिड लोअर जो ये डेवलपिंग कंट्रीज है, ये अभी ऊपर उठ रहे हैं, और लोअर इनकम कंट्रीज जो है ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, यहाँ पर डेवलपमेंट कराने की ज़रूरत ज़्यादा है। तो इस तरह से हम लोग कंट्रीज को डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं एवरेज इनकम पर। तो यहाँ देखिए लिख रखा है रिच कंट्री, ये पुराना डाटा है, मैंने आपको जो अभी बताया वो नया डाटा है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या कहती है कि रिच कंट्रीज है पर कैपिटा इनकम ऑफ 12056 है। तो इसे नया डाटा कर ले आप कि कितना है, 12696। रिच कंट्री क्या है, $12696 कमाते हैं वहाँ के लोग। और लो इनकम कंट्री जो है वहाँ के लोग कितना कमा रहे हैं, 1046। कितना कमा रहे हैं, 1046, इतने डॉलर्स कमा रहे हैं। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया,
और अदर क्राइटेरिया हैं जैसे पब्लिक फैसिलिटी कैसी है कंट्रीज़ में, एवरेज इनकम कैसी है कंट्री में, उसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है कंट्री में, सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो रिच कंट्रीज़ हैं उनमें ये सब चीज़ें अच्छी दिखेंगी, और जो पुअर कंट्रीज़ है वहाँ पर हो सकता है ना भी मिले। जहाँ डेवलपिंग है वहाँ पे ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट कराई जा रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़कर हम थोड़ा देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इस तरह की डेवलपमेंट है कि हम अभी भी यूज़ करें, अभी भी यूज़ करें और फ्यूचर के लिए भी छोड़ दें। क्या है देखिए, यूज नाउ एंड लीव सम फॉर फ्यूचर जनरेशन, इसे ही क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और हम ये यूज करने की बात कर रहे हैं तो रिसोर्स का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। रिसोर्सेज का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो यूज नाउ एंड लीव सम फॉर फ्यूचर जनरेशन, इस तरह के यूज को क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशंस, यही चीज कहा जा रहा है। और करंट डेवलपमेंट प्रैक्टिस आर ऑफन कंसिडर्ड अनसस्टेनेबल। कैसे, तो क्या है एग्जाम्पल्स अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस का, ये देखिए, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ह्यूमन कंजम्पशन कैन लीड टू डिप्लीशन ऑफ वाटर सोर्सेज एंड लॉन्ग टर्म वाटर स्कैर्सिटी। एग्जाम्पल, एक्विफर्स बीइंग डिप्लीटेड फास्टर दैन दे कैन नेचुरली रिचार्ज, इम्पैक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी। यहाँ पर हम देखेंगे क्या करते हैं हम लोग, चापाकल से, हैंडपम्प से पानी ज़बरदस्ती निकाल लेते हैं। हैंडपम्प से पानी तो निकालते हैं, उसे फिर वेस्ट कर देते हैं। गाड़ी वाड़ी जो हम लोग धोते हैं घर में, गाड़ियाँ धोते हैं, बाइक्स धोते हैं, तो पानी कहाँ जाता है, बेकार में इधर उधर। उसका हम लोग इस्तेमाल पौधों को पानी डालने में भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते। उस पानी को जमा करने की कोशिश नहीं करते। क्या करते हैं, कार वॉश करते हैं, उसके बाद फिर पानी फेंक देते हैं। उसी तरह से पानी का और भी वेस्टेज होता है, जैसे इंडस्ट्रीज़ में वेस्टेज होता है। और इसके कारण क्या होता है कि ज़मीन के नीचे जो एक्वीफर्स हैं वो रिचार्ज नहीं होते। अगर आप पानी एक बार में निकाल लेते हैं तो एक्वीफर से पानी निकल गया, उसके बाद फिर उसे रिचार्ज होने में कुछ वक्त लगता है। अगर आप उसे कंटिन्यू यूज़ करते रहेंगे तो वहाँ का पानी ख़त्म हो जाएगा, और वही होता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि वाटर टेबल क्या है, नीचे चला गया है। ज़्यादातर इलाकों में वाटर टेबल नीचे चला गया है। यहाँ पर मैं थोड़ी एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये है आपका सॉइल प्रोफाइल। कलर बदल लेते हैं, कोशिश करते हैं, और कोशिश नाकाम हो रही है, नाकाम हो रही है, इसीलिए छोड़ देंगे। यह है सॉइल प्रोफाइल, यहाँ पर टॉप सॉइल, ये है अंदर की बेडरॉक, सॉइल प्रोफाइल ए बी एच, ये सब सारी चीज़ें। और नीचे में थोड़ा सा होता है वाटर टेबल, ये है हमारा वाटर टेबल। और इसके नीचे है एक्वीफर। यहाँ पर अगर हमने पाइप डाल रखी है, मान लीजिए यहाँ पर हमने अगर पाइप डाल रखी है ऐसे, तो पाइप से हम लोग पानी खींचते हैं ऊपर की तरफ, है ना, और यहाँ से पानी डिप्लीट हो जाता है। अगर आप कंटिन्यू पानी खींचते रहेंगे तो पानी यहाँ का डिप्लीट हो गया, पानी सूख गया, उसके बाद फिर क्या, उसके बाद मिट्टी खींची जाएगी ऊपर। और अगर आप ये ज़्यादा देर तक करते हैं तो आपका मोटर भी ख़राब हो जाएगा, और नीचे एक्वीफर में पानी भी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मोटर चलाने के बाद आधे घंटे बाद बंद करना चाहिए, ताकि एक्वीफर दोबारा रिचार्ज हो सके। इधर और इधर से भी पानी आएगा तो भरेगा उसे, और फिर दोबारा मोटर चलाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तरीका है ग्राउंड वाटर खींचने का। और हम लोग आजकल क्या करते हैं, ज़बरदस्ती मोटर को 2-3 घंटे चलाते हैं, इसीलिए वहाँ का पानी डिप्लीट हो जाता है, वाटर टेबल क्या हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है। एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, तो हम लोगों ने इतना इस्तेमाल किया है कि बैंड बज गई है फॉसिल फ्यूल के रिसोर्सेज रिजर्व्स की। उसके बाद फिर फॉसिल फ्यूल का इतना इस्तेमाल किया कि अर्थ के एटमॉस्फेयर की भी बैंड बजा दी है हमने। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स सच एज फॉसिल फ्यूल, मिनरल्स, फॉरेस्ट डिप्लीट्स दिस रिसोर्सेज फास्टर दैन दे कैन रीजेनरेट। जैसे हमने डिफॉरेस्टेशन की है, इतनी तेज़ डिफॉरेस्टेशन की है कि नए फॉरेस्ट उगे ही नहीं अभी। एग्जाम्पल, डिफॉरेस्टेशन कॉज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिड्यूसिंग कार्बन सिंक कैपेसिटी। कि कार्बन अगर हम लोग निकाल भी रहे हैं, कार्बन एमिशन हो भी रहे हैं, तो इसे ख़त्म करने के लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि पेड़ तो हमने काट दिए और नए पेड़ लगाने में मुश्किल है बहुत।
इंसान आलसी होता है, आपको पता है। ये सारी चीज़ें हैं। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर्स को भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।